नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव परिणाम आए 4 जून को और इसके पहले जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया थी, उसका जो परिदृश्य था, उसमें सभी दल एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। कुछ आरोप सही भी थे और कुछ आधारहीन भी थे। जैसे कि विपक्ष के द्वारा मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया जाता रहा कि ये एक तानाशाही सरकार है, तानाशाह के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है। अगर हम ये पड़ताल करना चाहें कि भारतवर्ष में ऐसे समय कब कब आए जब तानाशाही जैसा माहौल उपस्थित हो गया, तो हम देखेंगे कि इमरजेंसी का जो काल था श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय का, उसे सभी दल निर्विवाद रूप से एक तानाशाही शासन के काल के रूप में देखते हैं, एक तानाशाही काल के रूप में देखते हैं। यह इमरजेंसी 25 जून 1975 को आरोपित की गई और 21 मार्च 1977 तक चली, यानी कि 21 माह तक लगातार चलती रही इमरजेंसी का दौर। हमारे देश में इमरजेंसी कब कब लगाई गई, अगर ये हम जानना चाहें तो हम जानते ही हैं कि 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, तो भारतवर्ष पर बाहरी खतरा, शत्रु के द्वारा आक्रमण का जो समय था, उसके दौरान इमरजेंसी लगाई गई। इसके बाद 1971 में जब भारत पाक का युद्ध हुआ, तब इमरजेंसी लगाई गई और आंतरिक खतरों के कारण 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा ये इमरजेंसी लगाई गई, जो 21 माह तक चली। 2 इमरजेंसियां तो बिल्कुल जायज थी। भारत पर आक्रमण हुआ था तो उस समय इमरजेंसी लगना ही था, आपातकाल लगना ही था। लेकिन ये जो इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी भारतवर्ष में 21 माह तक लगातार चली, इसमें आम जनता का, आम नागरिक के अधिकारों का हनन किया गया और जो विपक्षी दल थे उनके अधिकारों का राजनीतिक रूप से हनन तो हुआ ही। जयप्रकाश नारायण ने इस पूरे 21 माह को काली अवधि कहा था। जयप्रकाश नारायण हमारे देश के बहुत बड़े नेता हुए हैं। अब आप इस बात को हम जानना चाहेंगे कि ये जो इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, इसकी क्या वजह थी, इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई थी? देश में ऐसा कौन सा बाहरी या भीतरी सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया था जिसकी वजह से इमरजेंसी लगाई गई थी? तो साथियों, मार्च 1971 में देश में आम चुनाव हुए थे। उसमें इंदिरा गांधी को भारी बहुमत प्राप्त हुआ था। 518 सीटें उस समय लोकसभा की हुआ करती थी, जिसमें 362 सीटें कांग्रेस इंदिरा जी के नेतृत्व में जीत गई थी। 2/3 से अधिक बहुमत था। उस समय इंदिरा गांधी जी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा था और इंदिरा गांधी जी के खिलाफ उस समय राजनारायण जी चुनाव लड़े थे, जो कि हार गए थे इंदिरा गांधी से। अब राजनारायण जी ने अपनी इस हार को स्वाभाविक हार न मान करके केस फाइल कर दिया कोर्ट में कि इसमें इंदिरा गांधी जी ने सरकारी मशीनरी का, सरकारी मशीनरी और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया है, इसलिए मुझे हार का सामना करना पड़ा है और ये चुनाव रद्द किया जाए। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये केस चला था साथियों, और 12 जून 1975 को हाईकोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा जी ने ये निर्णय दिया था कि इंदिरा गांधी जी इस बात की दोषी हैं कि उन्होंने सरकारी मशीनरी और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया है, इसलिए उस चुनाव को रद्द किया जाता है और इंदिरा गांधी जी को 6 वर्ष के लिए कोई भी चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहरा दिया गया। ये बहुत बड़ा निर्णय था, बहुत ही उथल पुथलकारी राजनीतिक रूप से निर्णय था इंदिरा गांधी जी के खिलाफ। इंदिरा गांधी जी उस समय देश की सर्वमान्य नेता थी और इस निर्णय का परिणाम ये होना था कि इंदिरा गांधी जी को अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना होता था। इंदिरा गांधी जी ने इसे स्वीकार नहीं किया और अपने राजनीतिक सलाहकारों की मदद से सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि हम अभी आपको प्रधानमंत्री बने रहने की मोहलत तो देते हैं, लेकिन तब तक ये मोहलत देते हैं जब तक आपके इस केस का निर्णय हम नहीं कर देते और आप एक सांसद के रूप में किसी भी स्थान पर, किसी भी मौके पर मतदान नहीं कर पाएंगी। ये इंदिरा गांधी जी के लिए खतरे की घंटी थी और इंदिरा गांधी जी ने इसी राजनीतिक उथल-पुथल के दौर में, हाँ, लेकिन एक बात और बता दूं कि उसी समय जयप्रकाश नारायण जी एक राजनीतिक आंदोलन छेड़े हुए थे इंदिरा गांधी जी के खिलाफ।
और वो बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे थे। इंदिरा गांधी जी ने इसी जयप्रकाश नारायण जी के इस आंदोलन का बहाना लेकर के देश को अंदरूनी खतरा बताया और इमरजेंसी लगा दी। अब आप सोच करके देखिए कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इंदिरा गांधी जी का चुनाव सांसद के रूप में अवैध नहीं किया गया होता, रद्द नहीं किया गया होता इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, तो क्या सिर्फ जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा चलाए गए राजनीतिक आंदोलन के कारण इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी लागू कर देती? नहीं करती। लेकिन उन्हें बहाना मिल गया था, वो प्रधानमंत्री का पद छोड़ना नहीं चाहती थी। आगे आने वाले 6 सालों तक उन्हें चुनाव भी लड़ने के लिए रोक दिया गया था, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। इस बारे में सभी विद्वान एक मत हैं और इमरजेंसी के इस इंदिरा गांधी जी के निर्णय को जो 21 माह तक लगातार चला, इसे कहा जाता है कि ये तानाशाही रवैया था, एक तानाशाही का शासन था और एक तानाशाह के द्वारा लिया हुआ निर्णय था। तो जो सारे विपक्षी दल, जिसमें कांग्रेस प्रमुख रूप से है, ये तानाशाह मोदी जी के ऊपर, मोदी सरकार पर आरोप लगाती है। ये अब समझ लेना चाहिए कि वस्तुतः तानाशाह था कौन, और इंदिरा गांधी जी के जो उत्तराधिकारी हैं, उनके खानदानी हैं, वही लोग इस बात को बढ़ चढ़ करके पेश करते हैं। तो हमारे देश में जो तानाशाह शासनकाल आया, इन 21 माह में पुरुष नसबंदी भी संजय गांधी के द्वारा लागू की गई सरकारी निर्णय के अनुसार। और आप जानते हैं, जितने भी हम लोग उस समय को याद करते होंगे, जो उस समय राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय रहे होंगे, उस समय आपको याद होगा कि जबरन नसबंदी की गई थी। सरकारी कर्मचारियों को इस बात का जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इतनी लोगों की नसबंदी कराएंगे 1 महीने में, तभी आपको पेमेंट मिलेगी। जिसमें सरकारी शिक्षकों पर प्रमुख रूप से ये जिम्मेदारी दी गई थी कि अगर आप इतने लोगों की नसबंदी नहीं कराएंगे तो आपको वेतन नहीं मिलेगा। हम सबकी आसपास ऐसे लोग अभी भी हैं। और हम लोग की जो माताएं थीं, अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरने लगी थीं कि जबरन पकड़ा करके नसबंदी न की जाए, क्योंकि जबरन नसबंदी के सैकड़ों और हजारों उदाहरण उस समय के आज भी उपस्थित हैं। ये था शासन तानाशाह का। साथियों, तानाशाह, हम लोग तो किसी भी बात में कह देते हैं कि तानाशाही आचरण हो रहा है, तानाशाही काम हो रहा है, लेकिन तानाशाह वो होता है जिसके खिलाफ काम करने से हमारी रूह कांप जाती है और हमें अपने आसपास मौत की आहट सुनाई देने लगती है। ये वो समय था जब हम सब लोग डरने लगे थे कि पता नहीं किसको पकड़ करके नसबंदी कर दी जाए। वो था तानाशाह का काल। साथियों, तो एक तो तानाशाह का ये उदाहरण है जो कांग्रेस शासन काल में हुआ। ये कांग्रेस के अभी के लोगों को स्मरण होगा ही निश्चित रूप से। इसके बाद भी वो दूसरों पर, मोदी सरकार पर तानाशाह का होने का आरोप लगाते हैं, जबकि मोदी सरकार के समय में भी एक भी सरकार के दूसरे प्रदेशों की बर्खास्त नहीं की गई जो गैर भाजपाई हो। एक भी आचरण ऐसा नहीं किया गया जो तानाशाही के जरा सा भी तत्व अपने अंदर रखता हो। लेकिन कांग्रेस की पार्टी के जीन्स में ही तानाशाही के तत्व आप देखे जा सकते हैं। ये जो हमने उदाहरण दिया इमरजेंसी काल का, ये 1975 से लेकर के 1977 तक 21 माह चला। इसके पहले भी अगर आप देखें, 1946 में जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन आज़ाद होने के आसार बन गए थे, तो 1946 में कांग्रेस के अंदर से अध्यक्ष चुनना था, और जो भी 1946 में अध्यक्ष चुना जाना था उसे ही देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनना था। उस समय कांग्रेस की 15 कार्य समितियां हुआ करती थी, वही अपने वोटों के द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव करती थी। तो उस समय 15 कार्य समितियों में से 12 कार्य समितियों ने अपना मत अध्यक्ष बनने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में दिया था। ध्यान दीजिए, 15 कार्य समितियों में से 12 कार्य समितियों ने सरदार पटेल के पक्ष में अपना मतदान किया था, और 3 कार्य समितियों ने किसी के पक्ष में अपना मतदान नहीं दिया था। नेहरू जी के पक्ष में एक भी कार्य समिति नहीं थी कि इन्हें अध्यक्ष अभी बनाया जाए, जो कि आजाद भारत वर्ष में देश का प्रथम प्रधानमंत्री बने। यानी कि नेहरू जी को आजाद भारत का प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में एक भी कार्य समिति नहीं थी, और 15 में से 12 कार्य समितियां, बार बार कह रहा हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाए जाने के पक्ष में जिन्होंने अपना मत दिया था। लेकिन गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहा कि तुम लिख करके दे दो कि तुम अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, यानी आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते। और सरदार पटेल जी ने महात्मा गांधी की बात को मानते हुए ये इस बात की सहमति दे दी कि मैं अभी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनना चाहता।
कितना बड़ा त्याग था साथियों। आप इसी ऐसे एक भी व्यक्ति से सोच नहीं सकते कि वो देश का प्रथम प्रधानमंत्री बनने के प्रति अपनी अनिच्छा व्यक्त कर दे, लेकिन गांधी जी की इच्छा का सम्मान करते हुए सरदार पटेल ने ऐसा किया। तो क्या गांधी जी का ये निर्णय तानाशाही भरा नहीं था? यानी कि कांग्रेस के प्रारंभिक काल से ही उसमें तानाशाही के तत्व मौजूद थे। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये कहा जाता है कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री चयनित प्रधानमंत्री नहीं थे, उनका चुनाव नहीं किया गया था, वो सेलेक्टेड प्रधानमंत्री थे, वो गांधी जी की इच्छा के प्रधानमंत्री थे। तो क्या गांधी जी का ये रवैये में तानाशाही के तत्व नहीं देखे जा सकते? तो कांग्रेस के जीन्स में ही गांधी जी के इस रवैये को देखते हुए और जो 1975 में हमारे देश में आपातकाल लागू किया गया, इन दोनों घटनाओं को देखते हुए कहा जा सकता है कि कांग्रेस के जीन्स में ही तानाशाही के तत्व उपस्थित हैं। और इन तानाशाही के जीन्स को, इन तत्वों को कांग्रेस के उत्तराधिकारी आज तक वहन कर रहे हैं। हमें अच्छी तरीके से स्मरण होगा कि 2013 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो एक अध्यादेश पारित हुआ था जिसे राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था, बोले ये बकवास था। अध्यादेश पारित होने का मतलब होता है कैबिनेट के द्वारा इसे स्वीकृति मिल चुकी थी। और राहुल गांधी उस समय क्या थे? कुछ भी नहीं थे कांग्रेस में, और उन्होंने फाड़ दिया था। ये क्या तानाशाही का तत्व तो राहुल गांधी के अंतर्गत नहीं दिखाता? और यही लोग आगे बढ़ करके मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते रहे। तो साथियों, ये है तानाशाही के हमारे देश में तत्व की किस पार्टी में, किस व्यक्ति में तानाशाही के तत्व हैं, इसे हमें और आपको समझना चाहिए। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। आपको अगर ये कंटेंट पसंद आया हो वीडियो का तो इसे लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।